हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक विद अतुल सर। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको संविधान सभा पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीट करवा दी थी। अब तक 4 वीडियोस आ चुकी है हमारी। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम फिर से हमारा एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स। जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल संविधान बनकर तैयार हुआ, और हमारा संविधान मैं आपको बता चुकी लास्ट वीडियो में बनकर कब तैयार हुआ, तो देखो बनकर तो कब तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मना रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, संविधान दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कब से कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये हम कब से कर रहे हैं बच्चों, 2015 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 2015 से ही क्यों कर रहे हैं इसका भी रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि 2015 में क्या हो रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं बर्थ सेंचुरी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो देखो संविधान बनकर तैयार हो गया हमारा। तो जब हमारा संविधान बना यानी कि इस डेट को हम क्या बोलते हैं, हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की डेट। तो संविधान बनकर तैयार हो गया, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी, 8। लेकिन आज 8 अनुसूची नहीं है। आज कितनी सूची है वर्तमान में, 12। तो यहाँ से 2 सवाल तैयार होते हैं हमारे। पहला सवाल कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में, 8। जबकि पूछा जाए कि आज वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो बच्चों कितनी अनुसूचियां आज के टाइम पर, 12 अनुसूचियां। तो इसका मतलब 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ये सारी बाद में जुड़ी हुई है। और बाद में जुड़ी हुई है तो किसी ना किसी अमेंडमेंट से जुड़ी हुई है। तो लास्ट में सारी 12 तक कंप्लीट करेंगे और इन चारों के अमेंडमेंट जो नंबर है वो भी याद रखेंगे कि चारों किस किस अमेंडमेंट से जुड़ी, क्या जरूरत पड़ी इनकी जोड़ने की। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि मूल संविधान में कब की बात कर रही हूँ बच्चों मैं, 26 नवंबर 1949 की। तब कितनी अनुसूचियां थी, 8। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो हम शुरुआत करेंगे हमारी पहली अनुसूची से कि पहली अनुसूची में क्या दिया गया है। पहली अनुसूची शुरुआत करेंगे हम हमारी पहली अनुसूची से। तो पहली अनुसूची में क्या चीजें दी गई हैं, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। भाई हम हमारे पूरे संविधान को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा जो भारत देश है उसके अंदर हमने कितने तो राज्य बना रखे हैं, कितने तो स्टेट है और कितनी हमारी यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, उन सबके नाम और उन सबकी बाउंड्री क्या होगी, यानी कि कौन सा यूटी किस बाउंड्री को कवर कर रहा है, कौन सा स्टेट कितनी बाउंड्री कवर कर रहा है, जितने भी उनके नाम और सीमाएं वो सारी कौन से शेड्यूल्स में आती है, फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में हमें क्या याद रखना है, नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड यूटीज। नेक्स्ट शेड्यूल हमारी सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में हम क्या देखेंगे, जितने भी हमारे वेतन भत्ते, ठीक है, जितने भी हमारी सैलरीज है, अलाउंस है और प्रिविलेजेस है, ये सारी की सारी किस में आती है, शेड्यूल 2 में आती है। यानी कि एक तरह से चैप्टर का काम कर रही है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, एक चैप्टर बना दिया। तो फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, सारे स्टेट और यूटीज की नाम और बाउंड्रीज। जबकि सेकंड जो हमारा चैप्टर है, तो सेकंड चैप्टर में बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, सैलरीज, अलाउंस और प्रिविलेजेस। तो वेतन भत्ते विशेषाधिकार है किस किस के, तो राष्ट्रपति जी के। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इन सब के जो सैलरीज और प्रिविलेजेस की बात हो रही है वो कौन से शेड्यूल में हो रही है, सेकंड शेड्यूल में। तो सीधा हमसे इतना ही सवाल पूछा जाता है हमारे एग्जाम से कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, सेकंड शेड्यूल में क्या आता है। उसके बाद देखो तो यहाँ तक 2 शेड्यूल की बात करी हमने। अब इस सेकंड शेड्यूल में जो सैलरी दी जाती है वो दी कौन से फंड से जाती है, भाई सैलरी तो देंगे लेकिन किस किस को कहां कहां से हम देंगे, तो देखो सैलरीज तो देंगे हम लेकिन कहां कहां से देंगे। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों हमने देखा फर्स्ट शेड्यूल में हमें क्या पढ़ना है,
नेम एंड स्टेट, चलो देखते हैं हम। फर्स्ट शेड्यूल में हमने क्या पढ़ा, नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज, जबकि सेकंड शेड्यूल में हमने देखा कि जितनी भी सैलरीज है, अलाउंस और प्रिविलेजेस थी, मिलती कैसे कैसे। तो देखो, जो सेंटर में काम कर रहा है कौन कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है, और कौन काम कर रहा है, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हो गया, राज्यसभा में चेयरमैन यानी कि सभापति और उपसभापति हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी हमारे जजेस। ऐसे ही कंपेयर करते हुए ठीक हमें कहाँ का देखना है, स्टेट का देखना है कि स्टेट में कौन कौन है। तो उधर राष्ट्रपति है तो इधर कौन हो जाएंगे हमारे गवर्नर महोदय, उधर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, तो यहाँ किसके होंगे हमारे राज्य विधानसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। उधर राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात हो रही है तो इधर हम किसकी करेंगे, परिषदों की, ठीक है, परिषदों के जो सभापति और उपसभापति होंगे यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के। इधर सुप्रीम कोर्ट के जज तो इधर हाई कोर्ट के जज। अब इनको सैलरीज देंगे कहाँ कहाँ से हम, तो ये लोग सेंटर में काम कर रहे हैं इस तरफ वाले सारे, तो इनको कहाँ से मिलेगी, सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड से, यानी कि केंद्र की संचित निधि। क्या होती है संचित निधि, पैसा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, केंद्र की अलग संचित निधि होगी और राज्य की अलग संचित निधि होगी। ये कंसोलिडेटेड फंड आता कौन से आर्टिकल में, तो यहां से आप याद रखना बच्चों, आर्टिकल 266(1) में। ये केंद्र की संचित निधि कौन से आर्टिकल में आती है, 266(1) में। कौन से भाग में आती है, तो पार्ट 12 में आती है, पार्ट 12 में आती है ये, ठीक है। इसमें पैसा कहां से इकट्ठा होता है, तो इसमें पैसा कहां से इकट्ठा होगा, सारा का सारा टैक्स से। तो केंद्र अपने फंड में से पैसा दे देगा और स्टेट अपने फंड में से अपने वालों को पैसे दे देगा। हमें क्या याद रखना है कि कंसोलिडेटेड फंड यानी कि केंद्र की संचित निधि कौन से आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल 266(1) में आती है, ठीक है। कौन से पार्ट में आता है ये कंसोलिडेटेड फंड, तो पार्ट 12 में आता है। इस कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा कहां से इकट्ठा हो रहा है, उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स क्या है, टैक्स। जितने भी हम टैक्स पे कर रहे हैं वो सारा का पैसा जाके इकट्ठा कहाँ हो जाता है बच्चों, इस कंसोलिडेटेड फंड में। अगली बात, इससे पैसा निकालना है तो हमें किसकी परमिशन की जरूरत है, तो हमें किससे पूछने की जरूरत है, पार्लियामेंट से, यानी कि हमें संसद की अनुमति चाहिए। तो याद रखना, मैंने आपको कंसोलिडेटेड फंड के बारे में भी साथ में सारी जानकारी दे दी है कि कंसोलिडेटेड फंड हमारे संविधान के आर्टिकल 266 के भी अंदर 1 आर्टिकल में आता है, पार्ट 12 में आता है। जितना भी पैसा इसके अंदर इकट्ठा होगा वो कहाँ से इकट्ठा होगा, टैक्स से इकट्ठा होगा। अब इकट्ठा तो हो गया, लेकिन अगर हमें यूज करना है तो यूज करना है, तो अगर हमें मनी यहाँ से विड्रॉ करना है तो हमें किसकी परमिशन की जरूरत है बच्चों, पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत है। इसी के साथ याद रखना, मैं आपको 2 फंड और बता देती हूँ। पहला फंड तो हमारा कंसोलिडेटेड फंड हो गया, दूसरा फंड है हमारा पब्लिक अकाउंट फंड, यही की यही याद रखना आप, पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा, लोक लेखा फंड। ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये भी आर्टिकल 266(2) के अंदर आता है बच्चों, ठीक है। इसके अंदर पैसा कहां से इकट्ठा हो रहा है, तो 266(2) में तो आ रहा है, लेकिन इसमें पैसा कहां से आ रहा है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, पब्लिक अकाउंट फंड, यानी कि पब्लिक का पैसा है इसमें, और इसमें से पैसा निकालने के लिए किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। तो पैसा कहां से इकट्ठा होगा, इसमें जितने भी हमारे पीएफ होते हैं, हमारे जीपीएफ होते हैं, ये जो हमारी जब सैलरी आती है और इन सैलरी से हमारा जो पीएफ जीपीएफ कटता है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है और लास्ट में हमें एक साथ मिल जाता है। तो पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक अकाउंट में डला हुआ है और पैसा निकालने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो कितने फंड हो गए, 2। कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266(1) पार्ट 12, पैसा कहां से इकट्ठा होगा, टैक्सेस से। पैसा निकालना है तो कहां से निकालोगे, पार्लियामेंट की परमिशन, यानी कि संसद की अनुमति चाहिए हमें बच्चों। किसकी अनुमति चाहिए, संसद की अनुमति चाहिए। दूसरा फंड कौन सा है, पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा फंड, कौन से आर्टिकल में आता है बच्चों, 266(2). ये भी कौन से पार्ट में रहेगा, तो पार्ट 12। इसका पार्ट भी कौन सा रहेगा, पार्ट 12। इसमें पैसा कहां से इकट्ठा होगा, जितना भी पीएफ जीपीएफ कटेगा वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा।
इसमें से पैसा निकालना है तो किसकी परमिशन की जरूरत है? तो किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। हमारा पैसा है, हम खुद इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम अपना पैसा खुद ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद देखो वापस तीसरा कौन सा फंड है? तो तीसरा फंड और बता देती हूँ मैं आपको, कॉन्टीजेंसी फंड। कौन सा फंड है? कॉन्टीजेंसी फंड। इसे बोलते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि यानी कि जिसकी एकदम से जरूरत पड़ जाए, यानी कि इमरजेंसी फंड। एक तरह से हम कॉन्टीजेंसी फंड को क्या बोल सकते हैं? इमरजेंसी फंड बोल सकते हैं। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आएगा आर्टिकल 267, जबकि वो दोनों किसके अंदर थे? आर्टिकल 266(1) और 266(2), जबकि ये किसके अंदर है? आर्टिकल 267 के अंदर है। कौन से पार्ट में आता है? तो ये कौन से पार्ट में आता है? ये भी पार्ट 12 में आएगा। ठीक है, इसके अंदर पैसा कितना इकट्ठा किया जाता है इस कॉन्टीजेंसी फंड में? तो 500 करोड़। याद रखना, कितने करोड़? 500 करोड़। और सीधा सवाल आता है कि कॉन्टीजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि के अंदर कितना पैसा होता है? तो कितना पैसा होता है? 500 करोड़ रखा जाता है। इसमें पैसा कहां से आएगा भाई? जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है उसमें पैसा टैक्स से इकट्ठा हो रहा है, वहां से पैसा हम कहां ट्रांसफर करते रहते हैं? धीरे धीरे इस तीसरे वाले फंड में, क्योंकि दूसरा वाला तो पब्लिक अकाउंट फंड है। ठीक है, तो टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो टैक्स वाला पैसा हमने धीरे धीरे 500 करोड़ के रूप में कहाँ इकट्ठा कर लिया है? इस कॉन्टीजेंसी फंड में, यानी कि आकस्मिक निधि में। तो ये भी कौन से आर्टिकल में आता है बताओ? आर्टिकल 267 हो गया। ठीक है, कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट 12 के अंदर आता है। और सबसे मेन पॉइंट, अब इसमें से पैसा निकालना हो तो किसकी परमिशन की जरूरत है बच्चों? तो हमें किसकी परमिशन की जरूरत है? प्रेसिडेंट की। किसकी जरूरत है हमें? प्रेसिडेंट। तो याद रखना, मैंने आपको एक फंड के साथ साथ बाकी के 2 अदर फंड भी बता दिए और उनके बारे में सारी जानकारी कंप्लीट हो गई। तो हमारे भारत में 3 निधियां चलती है, एक सेंटर की कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा पब्लिक अकाउंट फंड, तीसरा कॉन्टीजेंसी फंड यानी कि इमरजेंसी फंड जिसके अंदर फिक्स अमाउंट है। भाई पहले और दूसरे में अमाउंट फिक्स नहीं है, पैसा इकट्ठा होता जा रहा है, लेकिन तीसरे वाले में अमाउंट फिक्स है। कितना फिक्स है? 500 करोड़ रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। कुछ भी जरूरत पड़ जाए कभी भी तो सीधा क्या कर लो, यहाँ से पैसा निकाल लो, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ से हमें। किसकी? प्रेसिडेंट की। जब तक प्रेसिडेंट हमें नहीं बोलेंगे तब तक हम तीसरे वाले फंड से पैसा नहीं निकाल सकते। कौन से आर्टिकल में लिखा है तीसरा फंड? आर्टिकल 267। इसमें पैसा कहां से इकट्ठा हो रहा है? तो जो पहले वाले से टैक्स से इकट्ठा हो रहा है वो पैसा हमने कहां कर दिया? यहाँ ट्रांसफर कर दिया। कौन से पार्ट में आ रहा है? तो पार्ट 12 में आ रहा है। तो आपको पता चला कि भारत में कितने तरह के फंड होते हैं? 3 तरह के, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड और कॉन्टीजेंसी फंड। यानी कि भारत की संचित निधि हो गई, लोक लेखा निधि हो गई और आकस्मिक निधि हो गई, जिसे हम इमरजेंसी फंड भी बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपकी सारी बात समझ में आई कि किसको सैलरी कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो हम कौन से शेड्यूल पढ़ रहे हैं? शेड्यूल 2, सैलरी, अलाउंस और प्रिविलेजेस वाली चीज। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये तो सारे सेंटर वाले हो गए और इधर सारे कौन से हो गए? राज्य वाले हो गए। किस किस को मिल रही है? प्रेसिडेंट, इधर गवर्नर, उधर लोकसभा तो इधर लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, उधर राज्यसभा तो इधर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, उधर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इधर भी क्या हो जाएगा? सॉरी, हाई कोर्ट। इधर हाई कोर्ट याद रखना। ठीक है, हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस। इधर क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस। उसके बाद और कौन रह गया लास्ट में? तो लास्ट में एक और रह गए हैं कैग। तो कैग की भी जो सैलरी है वो कौन से शेड्यूल में आती है? शेड्यूल 2 में आती है। और स्टेट के लिए कैग नहीं होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। स्टेट में जो कैग का वाला पोर्शन है वो नहीं होता है। तो स्टेट के लिए कैग का काम कौन करता है? ये सेंटर वाला ही कर देगा। इसके लिए अलग से हमें कुछ भी जरूरत नहीं है बनाने की। तो जो सेंटर का कैग है वो क्या करेगा? सेंटर के लिए भी काम करता है और स्टेट के लिए भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों काम कर देता है यहाँ से। तो याद रखना, शेड्यूल 1 में क्या पढ़ा हमने? नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबके नाम और उन सबकी सीमाएं अनुसूची 1 के अंदर है। अनुसूची 2 की बात करें तो जितनी भी सैलरी है, अलाउंस है, प्रिविलेजेस यानी कि वेतन भत्ते हो गए, पेंशन हो गए, सैलरी हो गई, वो सारी किस में आती है? अनुसूची 2 में आती है। और यहाँ से हमें पता चला कि सेंटर में किस किस को दे रहे हैं हम?
और स्टेट के अंदर किस किस को दे रहे, फिर कौन से फंड से दे रहे और कितने तरह के फंड चल रहे हैं हमारे यहाँ सेंटर में, 3 तरह के फंड। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक और बात याद रखना, यहां से आप कि जो गवर्नर है हमारा बच्चों, जो गवर्नर है हमारे और हाई कोर्ट के जो जज है, किसके, हाई कोर्ट के, यानी कि हमारा गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल और हाई कोर्ट के जो जज होंगे हमारे, ये जब तक स्टेट में काम कर रहे हैं तब तक सैलरी तो ये कहां से लेंगे, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से लेंगे, सेंटर से नहीं, क्योंकि काम भी ये किस तरफ कर रहे हैं, स्टेट की तरफ चल रहे हैं भाई ये सारे के सारे नाम। तो जब तक ये काम करेंगे तब तक ये सैलरी भी कहां से लेंगे, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से लेंगे। लेकिन जैसे ही रिटायर्ड हो जाएंगे तब ये सेंटर के लिए काम करते हैं, तो जैसे ही ये रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद जो इनको पेंशन मिलेगी, किस किस को, गवर्नर को और हाई कोर्ट के जज को, तो पेंशन इन्हें कहां से मिलेगी बच्चों, सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड से, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से नहीं मिलेगी फिर। तो ये याद रखना कि बाद में इनको कहां से मिलेगी, सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है बच्चों, तो ये देखो सारी बात कर ली हमने, और लास्ट में हमें नोट में क्या याद रखना है कि जो हमारे गवर्नर है और हाई कोर्ट के जज है, जब तक ये काम करेंगे तब तक तो सैलरी किस तरफ लेंगे, क्योंकि ये स्टेट के अंदर है, स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, तो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से लेंगे, राज्य की संचित निधि से लेंगे। लेकिन जैसे ही ये रिटायर्ड हो जाएंगे तो इनको जो पेंशन मिलेगी वो सेंटर के, यानी कि केंद्र की संचित निधि से मिलेगी, सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट हमारी शेड्यूल, तो देखो, गवर्नर एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर पेड देयर पेंशन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इंडिया से याद रखना आप यहाँ से कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पर सेंटर की बात हो रही है। कहां से देंगे, सेंटर से देंगे भाई। ठीक है, स्टेट से पेंशन नहीं देंगे, स्टेट से सिर्फ हम इनको क्या देंगे, सैलरी देंगे। नेक्स्ट, 2 शेड्यूल कंप्लीट होती है हमारी। तीसरी शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमारी 3rd शेड्यूल से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो 3rd शेड्यूल में क्या क्या याद रखना है हमें, तो पहली बात तो 3rd शेड्यूल का टॉपिक याद होना चाहिए। क्या है 3rd शेड्यूल के अंदर, ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ यानी कि शपथ, यानी कि सीधी सी बात है कि शपथ की बात हो रही है अनुसूची, तो नेक्स्ट 3रे नंबर के चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, शपथ। अब किस किस की शपथ, तो वापस हमें टेबल की तरह याद करना है कि एक तरफ तो हम सारे नाम सेंटर वाले देखेंगे और दूसरी तरफ हम सारे नाम किसके देखेंगे, स्टेट वाले देखेंगे। तो पहली बात, सेंटर में कौन कौन है, एमपीज, यानी कि सारे के सारे सांसद, चाहे वो लोकसभा वाले हो चाहे वो राज्यसभा वाले हो, सारे के सारे यूनियन मिनिस्टर, संघ के मंत्री। उन्हीं मंत्री में सबसे बड़े मंत्री कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। उसके बाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो, और लास्ट में क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सेम ऐसे ही स्टेट में कौन होगा, वहां एमपीज होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, संसद के सदस्य। लेकिन हमें यहाँ से क्या याद रखना है कि स्टेट में क्या होता है, एमएलए भी होते हैं और एमएलसी भी होते हैं। हालांकि हमारे भारत के सभी राज्यों में एमएलसी नहीं है, कुछ ही राज्यों में एमएलसी है, लेकिन होते तो है। तो एमएलए और एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि हम किस किस की बात कर रहे हैं यहाँ से बच्चों, विधान सभा प्लस विधान परिषद। ठीक है बच्चों, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, और इन दोनों के सदस्यों को क्या बोला जाता है बच्चों, विधायक। ठीक है, तो ये याद रखना। इधर संघ के मंत्री हैं तो इधर किसके मंत्री हो जाएंगे बच्चों, राज्य के मंत्री। इधर प्रधानमंत्री है तो इधर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री, सीएम। इधर सुप्रीम कोर्ट के जज है तो इधर किसके जज हो जाएंगे, हाई कोर्ट के जज। और मैं वापस, कैग तो होता ही नहीं इधर स्टेट में, क्योंकि स्टेट के लिए ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का काम दोनों ही कौन कर देता है, हमारा सेंटर का कैग ही कर देता है। तो तीसरे शेड्यूल में शपथ किस किस की आती है, इधर सेंटर से
और ये इधर स्टेट की, ये सारे लोग हैं जिनकी शपथ किस में आती है, अनुसूची 3 में आती है। अब हमें याद रखना है कि अनुसूची 3 में किसकी शपथ नहीं आती है। जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है बच्चों वो यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो किस किस की शपथ नहीं आती है, तो 3 शब्द याद रखने हमें। तो कितने शब्द, 3 शब्द। कौन कौन से, देखो पहले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ अनुसूची 3 में नहीं आती, तो 3 में नहीं आती तो कहाँ आती है, आर्टिकल 60 के अंदर आती है। और कौन दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ बच्चों, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि सीजीआई। सीजीआई, और अगर सीजीआई नहीं हो, सीजीआई एब्सेंट हो तो कोई बात नहीं, अगर सीजीआई एब्सेंट है तो क्या कर देंगे हम, जो सीनियर मोस्ट जज है यानी कि वरिष्ठतम जो जज होगा सीजीआई के बाद, वो क्या कर देंगे, हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिला देंगे। तो पहली बात हमें क्या याद रखनी है कि अनुसूची 3 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ नहीं आती है, तो किसके अंदर आती है, आर्टिकल 60 के अंदर आती है। कौन दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ, तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। और अगर सीजीआई एब्सेंट हो तो कौन दिला देंगे बच्चों, वरिष्ठतम जज दिला देंगे, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति के साथ साथ और किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति की शपथ भी किस में आती है, आर्टिकल 69। अनुसूची 3 में नहीं आती है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं यानी कि प्रेसिडेंट। या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त यानी कि राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड कोई पर्सन किसको शपथ दिलाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। तीसरी किसकी आती है, तो तीसरे हैं हमारे गवर्नर, ठीक है बच्चों, गवर्नर, राज्यपाल। और राज्यपाल की शपथ भी किस में आती है, आर्टिकल 159 में। तो क्या क्या याद रखना है, राष्ट्रपति की शपथ नहीं आती है, उपराष्ट्रपति की शपथ, वाइस प्रेसिडेंट की शपथ भी नहीं आती है, गवर्नर राज्यपाल है इसकी शपथ भी नहीं आती है। इनको कौन शपथ दिलाते हैं, इनकी शपथ तो किसमें आती है, आर्टिकल 159 में। और इनको शपथ कौन दिलाते हैं भाई, गवर्नर को शपथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के सीजे दिलाएंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये याद रखना यहां से आप साथ के साथ कि अनुसूची 3 में किस किस की शपथ नहीं आती। और ऑप्शन में ज्यादातर नाम इन तीनों के डाले जाते हैं कि किसकी एक शपथ नहीं शामिल होती है। तो याद रखना राष्ट्रपति की किस में आती है, आर्टिकल 60 में आती है। कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। और सीजीआई एब्सेंट हो तो बोलो कोई बात नहीं, सीजीआई एब्सेंट है तो कोई बात नहीं, सीनियर मोस्ट जज दिला देंगे शपथ। वाइस प्रेसिडेंट की आर्टिकल 69 के अंदर आती है। और इन्हें कौन शपथ दिलाते हैं, ओथ कौन दिलाते हैं इन्हें, तो प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट दिला देंगे, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड कोई पर्सन। तीसरे नंबर पे गवर्नर, ठीक है। राज्यपाल आर्टिकल 159 में, याद रखना। और इन्हें कौन शपथ दिला देंगे, तो हाई कोर्ट के सीजे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन तीनों को क्या दिलाएंगे, शपथ। तो याद रखना अनुसूची 3 में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जो गवर्नर है इनकी शपथ, इनकी ओथ नहीं आती है। तो अभी तक हमने कितनी शेड्यूल कंप्लीट कर ली बच्चों, 3 शेड्यूल। कौन कौन सी, पहले शेड्यूल में हमने क्या पढ़ा, नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज। सेकंड शेड्यूल में हमने क्या पढ़ा, तो सेकंड शेड्यूल में क्या याद रखेंगे हम, सैलरीज एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में हमें ओथ याद रखना है। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, तीनों की जो शपथ है वो अनुसूची 3 में नहीं आती है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है, नहीं आती है, शामिल नहीं है ये इसमें। और राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं शपथ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। नहीं हो तो कोई बात नहीं, सीनियर मोस्ट जज, वरिष्ठतम जज दिला देंगे। वाइस प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और गवर्नर को कौन शपथ दिलाते हैं, तो हाई कोर्ट के जज, किसके, हाई कोर्ट के सीजे, मुख्य न्यायाधीश, ये याद रखना। और किस किस की नहीं आती है इसके अंदर, तो एक और बात याद रखना, देखो ज्यादातर हम ये 3 नाम तो याद कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद एक और पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ऐसे ही विधानसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये जो लोग हैं 4 लोग, ये ऑलरेडी एमपी
यानी कि सांसद और एमएलए यानी कि विधायक के रूप में पहले ही शपथ ले चुके होते हैं। इन्हें दोबारा फिर से अपनी पोस्ट पर आने के लिए वही एमपी बनकर आते हैं, ये तभी शपथ ले लेते हैं। उन्हीं एमपी में से तो हम क्या करते हैं, लोकसभा का स्पीकर बना देते हैं। उन्हीं एमएलए में से हम क्या करते हैं, हमारे विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बना देते हैं। तो ये ऑलरेडी एक बार शपथ ले चुके हैं, इन्हें दोबारा दूसरी पोस्ट पे जाने के लिए शपथ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको इन तीनों के साथ साथ एक्स्ट्रा ये नाम भी याद रखना कि लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर क्या करते हैं, शपथ नहीं लेते। तो ये कैसे ले लेते हैं शपथ, ऑलरेडी एमपी और एमएलए के लिए क्या ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं। ये याद रखना, ठीक है बच्चों। तो देखो ये पढ़ा हुआ है यहाँ पे हमने, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, और साथ में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टेक ओथ एज अ एमपी एंड एमएलए। ये लोग क्या कर लेते हैं, ऑलरेडी एमपी और एमएलए के लिए क्या ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी पूरी बात कंप्लीट होती है अनुसूची 3 की। नेक्स्ट हम देखेंगे शेड्यूल 4। देखो शेड्यूल 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ। तो शेड्यूल 4 में हमें क्या करना है, राज्यसभा की सीटें बांटनी है। कैसे बांटोगे कि भाई जितनी भी हमारे स्टेट्स हैं, जितनी भी हमारी यूटीज हैं, उनमें राज्यसभा की सीट अलॉट कैसे करोगे आप। तो पहली बात क्या प्रोसेस रखोगे आप, बेस किसको बनाओगे, तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर क्या की जाती है, हमारी राज्यसभा की सीटें बांटी जाती है। और क्या शुरू से हम इसे राज्यसभा ही बोलते हैं, नहीं। तो आप यहाँ से बच्चों एक फैक्ट याद रखना कि हमारे भारत में 1919 का एक एक्ट आ रखा है, ठीक है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू कौन थे उस टाइम पे, तो भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन थे बच्चों, तो चेम्सफोर्ड थे वायसराय, वायसराय, याद रखना। और 1919 यानी कि जो 1919 का अधिनियम है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहां मॉन्टेग्यू क्या है बच्चों, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और चेम्सफोर्ड कौन है, वायसराय। ये जो एक्ट लेकर आए थे, ये एक्ट लागू कब से हो गया था, तो 1921 से लागू हो गया था। और 1921 में हमारे भारत में कौन सा सिस्टम आ गया था, बाइकैमरल सिस्टम, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था आ गई थी, द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाइकैमरल सिस्टम, यानी कि 2 सदन आ गए थे। जैसे आज हमारे क्या होते हैं संसद में भाई, लोकसभा और राज्यसभा, सेम ऐसे ही उस टाइम पर भी 2 हाउस थे, लेकिन तब राज्यसभा और लोकसभा जैसे नाम नहीं थे। तो किस नाम से जाने जाते थे ये दोनों, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य परिषद, ठीक है। एक हाउस तो ये होता था, और ये जो हाउस होता था काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद, ये ही आगे जाकर 1954 में क्या बन गई, हमारी राज्यसभा। तो सीधा एक सवाल तैयार होता है हमारे लिए यहाँ से कि राज्यसभा नाम कब किया गया, तो काउंसिल ऑफ स्टेट बनी हुई तो कौन से एक्ट से, 1919 के एक्ट से। और इसके जितने भी प्रोविजंस थे, जितने भी प्रावधान थे, वो लागू कब से हुए, 1921 से। क्या नाम बोला जाता है इस 1919 के एक्ट का दूसरा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, जहां मॉन्टेग्यू क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और चेम्सफोर्ड क्या है, हमारे वायसराय। क्या सिस्टम आया भारत में, बाइकैमरल सिस्टम आया, यानी कि 2 हाउस वाला सिस्टम आया। पहला हाउस क्या हो गया, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद, और ये ही राज्य परिषद 1954 में जाकर क्या बन गई बच्चों, हमारे लिए राज्यसभा, ठीक है। तो याद रखना आप यहाँ से। तो शेड्यूल 4 में हम क्या पढ़ रहे हैं, सारी बात राज्यसभा की, कौन सी जनसंख्या के आधार पर, 1971 की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। अब एक हाउस तो पता चल गया, राज्य परिषद। दूसरा हाउस कौन सा था, तो दूसरा हाउस था केंद्रीय विधानसभा। वापस बोल रही हूं मैं, केंद्रीय विधानसभा, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 2 हाउस थे, काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये भारत में जो बाइकैमरल सिस्टम है 1919 के एक्ट से चल रहा है।
ये याद रखना, ये हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो शेड्यूल 4 के अंदर क्या आता है, राज्यसभा कौन सी जनसंख्या के आधार पर बांटा गया बच्चों, 1971 की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। इसका नाम कब चेंज कर दिया, ये स्टेट काउंसिल बनी हुई है, हमने इसका नाम राज्यसभा कब कर दिया, 1954 में। ये भारत में कब से है, तो भारत में बच्चे कब से है, 1919 के एक्ट से। उस समय इसका नाम क्या था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन है, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन है, वायसराय। ये सारी बातें आप याद रखना, ठीक है। अब सीट तो हमें पता चल गई कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर बांट रहे हैं, लेकिन डिवाइड कैसे करोगे आप इसको, कितनी यूटीज और कितने स्टेट में, तो देखो मैक्सिमम सीट्स कितनी है बच्चों हमारे पास, मैक्सिमम सीट्स 250, ठीक है। और ये 250 भी हमने क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तरफ तो कितनी सीटें होंगी, इलेक्टेड सीट्स, यानी कि जिन पे क्या हो रहा है, इलेक्शन। दूसरी सीट्स कौन सी होंगी, तो दूसरी सीट्स है हमारी 12 सीट्स नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड का मतलब है जिनको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है, जिनका इलेक्शन नहीं होता है। तो राज्यसभा में कितनी सीटें नॉमिनेटेड होती हैं, 12। कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 80 के अंदर लिखी हुई है। ये बात हमने कहां से ले रखी है, तो आयरलैंड से। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे। ये प्रोविजन हमने बच्चों कौन से देश से ले रखा है, आयरलैंड से ले रखा है, ठीक है। क्या बेसिस रहेंगे इसके, आप कैसे किसी को नॉमिनेट करोगे, तो इसके 4 बेसिस हैं। कितने बेसिस हैं, 4। और वो कौन कौन से, तो याद रखना, पहला है लिटरेचर, साहित्य, दूसरा है साइंस, विज्ञान, तीसरा है आर्ट यानी कि कला, और चौथा है सोशल सर्विस, समाज सेवा। इन चारों के आधार पर राष्ट्रपति क्या करते हैं भाई, देखो कौन कौन से, तो मैक्सिमम सीट्स कितनी होती है, 250। इस 250 में से नॉमिनेट सीट कितनी, ओनली 12। कौन नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति करता है। ये प्रोविजन हमने कौन से देश से लिया है, तो हमने ये आयरलैंड से लिया है, ठीक है। कितने बेसिस है नॉमिनेट करने के, 4। कौन कौन से, पहला लिटरेचर, दूसरा साइंस, तीसरा आर्ट्स, और चौथा सोशल सर्विस। और इसको आप याद करते टाइम में बच्चों सीक्वेंस से याद रखना, क्योंकि आजकल सवाल है सीक्वेंस के भी पूछे जा रहे हैं। अब 12 तो नॉमिनेट हो गए, इलेक्टेड कितने बचे, तो इलेक्टेड सीट्स कितनी है हमारे पास, 238। इस 238 को भी हमने कैसे डिवाइड करा हुआ है, स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर। तो 8 सीटें हमने कहां से रख दी है, हमारी यूटी के लिए। लेकिन आप यहां से एक बात याद रखना कि हमारे 8 यूटी है और 8 ही सीट है, लेकिन ये 8 सीट हर यूटी में एक एक नहीं है, ओनली 3 ही यूटी में सीट्स है, बाकी 5 यूटी में राज्यसभा की सीटें नहीं। और वो 3 कौन कौन से हैं, तो दिल्ली में 3 है, पुडुचेरी में 1 है, और जम्मू कश्मीर में कितनी है, 4। तो हो गई ना टोटल 4 और 1 5 और 3 8। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर स्टेटमेंट आए कि क्या सारे के सारे यूटीज, ऑल यूटीज आर पार्टिसिपेट इन राज्यसभा, तो ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा में सारे केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा नहीं है, केवल 3 है। कितनी यूटीज है, केवल 3। इन 3 यूटीज के अंदर ही कितनी सीटें बांट रखी है हमने, 8। जबकि अब 8 इसमें से हटा दो तो स्टेट्स के लिए कितनी बच गई बच्चों, 30। तो देखो मैक्सिमम सीट्स कितनी है, 250। नॉमिनेट सीट्स 12। कौन करता है नॉमिनेट, प्रेसिडेंट। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 80 में। कितने बेसिस पे, 4 बेसिस पे, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विस। ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है बच्चों, आयरलैंड से। 12 हटा दो, कितने बच गए हमारे पास, नंबर आ रहे हैं 238। इलेक्शन करवाना है, ठीक है करवा देंगे। तो स्टेट्स के लिए हो गई 230 और यूटी के लिए कितनी हो गई, 8। लेकिन याद रखना है कि हमारी 8 यूटी है, लेकिन 8 सीट्स हैं वो 8 यूटी में नहीं है, 8 केंद्र प्रदेश शासित में नहीं है। तो कितने में है, 3। दिल्ली में 3 है, ठीक है, 3 ही यूटी में। तो दिल्ली में 3 है, पुडुचेरी में 1 है, और जम्मू कश्मीर में 4 है।
अब बच गए 28 स्टेट। क्या सारे राज्यों में हैं? तो सारे राज्यों में राज्यसभा सीटें हैं। अब हमें यहाँ से कुछ नंबर्स याद रखने हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा कहां से है? सीधे सीधे सबसे ज्यादा है यूपी से। यूपी से बच्चों कितने हैं? 31 सीट से यूपी से राज्यसभा की। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का 19 सीटें। फिर है यहां से तमिलनाडु, तमिलनाडु TN 18 सीट से तमिलनाडु की। बिहार से कितनी है? 16। और राजस्थान और उड़ीसा में कितनी है? 10 सीटें। तो याद रखना, ऐसे मैक्सिमम नंबर्स भी पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट में मैक्सिमम जो है वो राज्यसभा की सीटें हैं। तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ है? यूपी में। कितनी है? 31। महाराष्ट्र में कितनी है? 19। तमिलनाडु में कितनी है? 18। बिहार में 16। राजस्थान में 10 और उड़ीसा में भी 10। और ये सीटें हमने कौन सी जनसंख्या के आधार पर बांटी हुई बच्चों? 1971 की जनसंख्या के आधार पर बांट रखी है जनसंख्या हमने, आज की जनसंख्या के आधार पर नहीं बांट रखी। तो ये सारा का सारा कैसे हो गया? जब सीट्स कितनी है? 250। लेकिन मान लो सवाल आ जाए कि 245 में से बताओ, तो कैसे देखेंगे हम? 245 में से अगर इसको हमें डिवाइड करना है तो देखो कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही बांट दो भाई। प्रेजेंट में कितनी है हमारे पास? 245 में से सीधा सीधा 12 तो नॉमिनेशन वाली हटा दो, ये तो फिक्स है। इसके बारे में सारी बात कर ली। घट कर कितनी रह गई यहां से? 233 सीटें। ठीक है, ये 233 सीटें किसकी हैं? इलेक्शन वाली सीटें, जिन पर मेंबर्स क्या होंगे? इलेक्टेड होकर आएंगे। इस 233 में से डिवाइड कर दो। 8 सीटें तो किसके लिए चली गई भाई? 3 यूटी। ओनली 3 यूटी में तो है हमारे राज्यसभा सीट्स। अब 28 स्टेट्स के लिए कितनी सीटें बच गई बस हमारे पास? तो देखो 233 में से 8 घटाएंगे तो कितनी बच गई? 225 सीटें। तो याद रखना ये दोनों फैक्ट पूछे हुए। क्या क्या? अगर मैक्सिमम सीट्स 250 है तो इलेक्शन कितनी सीटों पर होगा? 238 पे होगा, सब पे नहीं होगा, क्योंकि 12 तो क्या है? नॉमिनेटेड। लेकिन अगर सीट्स 245 है तो अब इलेक्शन कितनी सीटों पर होगा? 233। 233 में से भी स्टेट के लिए लास्ट में हमारे पास कितनी बच जाएंगी? मात्र 225 सीटें। तो ये सारी बात किसकी हो गई? राज्यसभा की। तो 4 शेड्यूल कंप्लीट हो गए हमारी सी। चौथी शेड्यूल में हमने क्या देखा? राज्यसभा की सीटें कैसे कैसे बढ़ती हैं। 12 सीटें कौन नॉमिनेट कर रहा है? प्रेसिडेंट। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? 80 में। ये प्रोविजन कौन से देश से लिया है हमने? आयरलैंड से। और कितने बेसिस पे बच्चों? तो कितने बेसिस पे रहेगा? 4, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस। नेक्स्ट देखो हमारी 5th शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी 5th शेड्यूल, क्योंकि 5th शेड्यूल किसके लिए बात करती है? SC और ST जितने भी एरियाज हैं। ठीक है, SC और ST के एरियाज, यानी कि जितने भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र है, वहां पर हमें नियंत्रण और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की बात देखनी है हमें। यानी कि जितने भी ये एरियाज है, इन लोगों के जो यहाँ के लोगों का जो कल्चर होगा, उनकी जो लैंग्वेज होगी, उन सबको हमें क्या करना है? एक तरह से प्रोटेक्ट करना है, संरक्षण देना है। इसीलिए इनके लिए क्या बनी हुई है? अलग से शेड्यूल। और कौन सी? तो 5th और 6th शेड्यूल दोनों ही किसकी बात करती है? SC ST की। लेकिन स्टेट फिक्स करे हुए सीधे सीधे। तो पहली बात 5th शेड्यूल के अंदर कितने स्टेट आते हैं बच्चों? 10 स्टेट। याद रखना, सीधा फैक्ट वाला सवाल है ये कि 5th शेड्यूल के अंदर कितने राज्य आते हैं? 10 राज्य। यानी कि उन 10 राज्यों के जितने भी अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सारी बातें किसके अंदर लिखी होगी? हमारी 5th शेड्यूल के अंदर। कौन कौन से हैं वो 10 स्टेट? तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखो। इधर क्या पड़ता है हमारा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक इसके ऊपर हमारा क्या है? इधर तेलंगाना। उसके ठीक ऊपर क्या है हमारे पास? उड़ीसा। उड़ीसा के ठीक बगल में क्या है हमारे पास? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बगल में, इधर छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बगल में हमारे पास क्या है बच्चों? झारखंड। तो 5 हो गए 10 स्टेट में से। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब इस तरफ आ जाओ 5। इस तरफ 5 वाले कौन से होंगे? इस तरफ 5 यहां से शुरू करो। महाराष्ट्र MH। ठीक है, उसके ठीक ऊपर हो गया गुजरात, उसके ठीक ऊपर हो गया राजस्थान। अब बीचों बीच इधर क्या पड़ जाता है?
मध्य प्रदेश, एमपी, और सबसे ऊपर याद रखेंगे हम हिमाचल प्रदेश। तो कितने स्टेट है 5th शेड्यूल में? सीधा फैक्ट कि 10 स्टेट आते हैं 5th शेड्यूल के अंदर। उन 10 स्टेट का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें कौन से शेड्यूल में लिखी हुई है? 5th शेड्यूल में। 10 स्टेट कौन कौन से हैं? तो देखो, आंध्र प्रदेश ठीक ऊपर, तेलंगाना इन दोनों के ठीक ऊपर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड। 5 एक तरफ हो गए, 5 एक तरफ आ जाओ। महाराष्ट्र ठीक ऊपर, गुजरात ठीक ऊपर, राजस्थान बिल्कुल बीच में क्या बच गया हमारा? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जैसा ही हमारा हिमाचल प्रदेश। तो ये 10 स्टेट हो गए। तो ये 10 स्टेट शामिल है। तो सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट एक 5th शेड्यूल के अंदर शामिल नहीं है? तो ये 10 नाम भी याद होने चाहिए, और नाम याद नहीं हो तो कम से कम फैक्ट तो याद होना ही होना चाहिए कि 5th शेड्यूल के अंदर कितने स्टेट आते हैं? 10 राज्य। ये बात कौन से आर्टिकल से रिलेट करती है? तो आर्टिकल 244(1) बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा याद रखना कि 5th शेड्यूल का रिलेशन कौन से आर्टिकल से है? 244(1) से। किसके कंट्रोल में चलेंगी ये सारी चीजें? तो देखो क्या होता है, कंट्रोल करना है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो बनाया जाएगा। तो क्या बनाया जाता है इसके लिए? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जनजातीय सलाहकार परिषद। जनजातीय सलाहकार परिषद। इसका फॉर्मेशन कौन करता है? तो इसका फॉर्मेशन करते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन किससे पूछकर? सारा कंट्रोल, सारी निगरानी का काम किसका रहेगा? गवर्नर का, क्योंकि स्टेट के अंदर तो गवर्नर होता है। तो फॉर्मेशन तो कौन कर देंगे? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट ये सारी बात किससे पूछकर करेंगे भाई? इनको बोलेगा कौन कि आपको ऐसा करना है? प्रेसिडेंट को तो गवर्नर बोलेगा, राज्यपाल बोलेगा सारी बातें। तो राज्यपाल की पूरी क्या रहती है? निगरानी रहती है। राज्यपाल बताता है प्रेसिडेंट को किस तरह की चीज बनानी है। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा इस प्रशासन को क्या किया जाता है? पूरा कंट्रोल किया जाता है। कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? तो इसमें बस इतना याद रखना कि मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं? 20। कौन करता है फॉर्मेशन? प्रेसिडेंट। किसके कहने पर? कंट्रोल किसका रहेगा? पूरा निगरानी किसकी रहेगी? गवर्नर की, ठीक है। तो ये सारी बात किसके बारे में हो गई? 5th शेड्यूल। कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है? तो आर्टिकल 244(1), ये याद रखना आप यहां से, 244(1). नेक्स्ट देखो 6th शेड्यूल। अभी 10 के बारे में तो बात हो गई, लेकिन 6th शेड्यूल में स्पेशल 4 स्टेट है सीधे सीधे। तो याद रखना कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां पर अगर आपको प्रशासन करना है तो ये कौन से शेड्यूल में आएगा? 6th शेड्यूल में। यानी कि अगर 5th शेड्यूल में पूछा जाए कौन सा एक स्टेट शामिल नहीं है, तो 100% इन चारों में से ही ऑप्शन दिए जाएंगे, क्योंकि ये चारों 5th शेड्यूल में नहीं आते। कौन से शेड्यूल में आते हैं? 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 244(2) में आते हैं, ठीक है। तो ये तो 244(1) याद करना इजी है। भाई 5th और 6th शेड्यूल कौन से आर्टिकल से जुड़े हुए हैं? आर्टिकल 244, 244(1) और 244(2), ठीक है। क्या यहाँ पर भी कुछ बनाया जाएगा कंट्रोल करने के लिए? तो बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यहाँ इसके लिए क्या बनाई जाती है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमस रहती है जो, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है। स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त जिला परिषद। इसे बनाने का काम कौन करेगा? तो गवर्नर करेगा। बच्चों कौन करेगा इसे बनाने का काम? गवर्नर। और इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें मैक्सिमम होते हैं 30 मेंबर, ये याद रखना हो, ठीक है। तो 5th और 6th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th शेड्यूल में हमें क्या याद रखना है? जितने भी हमारे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कंट्रोल करना है, वो सारी बात किसमें होगी? 5th शेड्यूल में होगी। कैसे करोगे आप? तो एक कमेटी, एक क्या बना देंगे हम? काउंसिल बना देंगे, ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। फॉर्मेशन कौन कर देंगे? प्रेसिडेंट। किससे पूछकर कर देंगे? गवर्नर से पूछकर। ये बात कौन से आर्टिकल में आती है? 244(1) में। मैक्सिमम कितने मेंबर रहेंगे? 20। कितने स्टेट की बात करती है 5th शेड्यूल? बताओ। अभी अभी बताया मैंने आपको 10 स्टेट, 5 एक तरफ और 5 एक तरफ, बीच में एमपी याद रखना। 5 एक तरफ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पांचों एक दूसरे से बॉर्डर लगे हुए हैं किसी न किसी के, ठीक है। इस तरफ वाले कौन से रहते हैं, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ठीक ऊपर गुजरात, ठीक ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ठीक बगल में मध्य प्रदेश और ऊपर हमारा हिमाचल प्रदेश। ये 10 राज्य आते हैं 5th शेड्यूल में, जबकि 6th शेड्यूल में आते हैं मात्र 4 राज्य। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कौन से आर्टिकल में लिखी हुई बात, आर्टिकल 244(2) में। तो आज हमने कितनी शेड्यूल्स कंप्लीट कर ली, शेड्यूल तो है कितनी एट प्रेजेंट 12, लेकिन हमने कितनी कंप्लीट कर ली है बच्चों, आज 6, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की 6 जितनी भी जो हमारी बची हुई 6 शेड्यूल्स है उसे भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।